नमस्कार सर, राम राम साहब। आप सभी का सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी हमने प्रश्नवाली सारी पढ़ ली थी। आज हम उसका दोहरान करेंगे हम विविध प्रश्नवाली के रूप में। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपने भी इस प्रश्नवाली को निकाला होगा और समझा होगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ रहे हैं इसकी विविध प्रश्नवाली। देखिए, विविध प्रश्नवाली। अब इसके कुछ पहला क्वेश्चन ऐसे है विविध प्रश्नवाली का। पहला क्वेश्चन ऐसे, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया, देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 486 वर्ग सेमी किसकी भुजा है? घन की भुजा है। वर्ग, और हमें घन की भुजा पूछी है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज दे रखी है उसी के बराबर कर दीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो किसके बराबर होता है? सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद हो तो हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। ये होता है। अब 486 बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 486 बटा 6, 8 6 48 और 6 एकम 6। भुजा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर दी रूट। ठीक है, तो भुजा कितनी आ गई? 9 सेमी। ये 9 सेमी हो गई। यानी इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 9 सेमी। तो ऐसे ही एक सारे क्वेश्चन हैं। इनमें कोई, मुझे ये लगता नहीं है कि इनमें कोई कठिनाई का स्तर है। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हैं। यदि हमें विविध प्रश्नवाली आती है, पूरी प्रश्नवाली हम हल कर सकते हैं, तो इसका एक अंदाजा हम ये छोटा सा लगा सकते हैं कि इसके हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आप कि तीनों भुजाएं दे रखिए और घनाभ का क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, एक गोले का व्यास 6 सेमी, गोले का आयतन होगा। एक गोले का व्यास कितना है? 6 सेमी। अब गोले के आयतन का सूत्र आप जानते हो, व्यास यहां दिया है तो उसको निकालने में कहां दिक्कत होगी? आपको दिया है व्यास, गोले का व्यास कितना सेमी दे रखा है? 6 सेमी। पूछा है आयतन, तो निकालने में कहां दिक्कत होगी? गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन क्या होता है? बताओ, देखिए, याद है? 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 से क्या कट गया? 3। 22 चौक 88 इंटू 9/7। तो 9 × 72, 7 9 × 72 7 कितना हो गए? 72 और 7 79 बटे में कितना हो गया? 7 सेमी क्यूब।
यह आ जाएगा इसका आयतन। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। सिंपल से और साधारण से क्वेश्चन है, कोई इनमें कठिनाई का स्तर नहीं है। यदि कठिनाई का स्तर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगेगा कि आपको नहीं आ सकता या सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, ये कुछ और इसमें शामिल करना है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर और समझा दूंगा और सारे कठिनाई के स्तर के अनुसार आपको हल करने हैं। आगे देखिए अब अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसे है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। बिल्कुल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 2πr(h). तो बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या दे रखिए आपको, r भी दिया है, h दिया है, केवल सूत्र में क्या रखना है, मान, और मान रख के इसको क्या करना है, हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब है और ऊंचाई 6 सेमी उसके आधार की त्रिज्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो मैं हल करके भी बता देता हूं। एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना है, एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब है। सेमी क्यूब है और इसकी ऊंचाई है 6 सेमी h। ऊंचाई है 6 सेमी। क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो शंकु का जो चीज हमें दे रखी है उसी के बराबर कर दीजिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h, ये होता है। अब देखिए भाई, शंकु का आयतन हो गया, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता कैसे, वैसे रियल में 308 सेमी क्यूब बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू r का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, 3×2h है और कोई कटता नहीं है, तो r² बराबर, पक्षांतरण कर रहा हूं मैं, यहाँ देखो r का स्क्वायर यहाँ चार राशि है, इसको एक तरफ कर दिया, बाकी सारी का क्या करना है हमें, पक्षांतरण। तो 308 इंटू जो 7 है नीचे वो ऊपर चला जाएगा और बाकी की सारी संख्या यहाँ जाएगी बट्टे में, तो 22 इंटू 2। 7 इधर भाग में था, इधर आते गुणा में हो गया, जो इधर गुणा में है वो आ गया भाग में। ठीक है, अब देखिए 2 से काट दीजिए, इससे काटोगे तो 7 बार कट जाएगा, तो r बराबर 7 × 7 √। अब रूट हटेगा तो r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलो ये r आ गई। अब इससे हमें ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन कि इसका शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी कोई निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकालते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई जरूर निकालनी है। और मैंने शंकु का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के जो क्षेत्रफल के सूत्र मैंने बताए थे आपको कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl, संपूर्ण पृष्ठ होता है πr कोष्टक l + r। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है भी नहीं है। आपको परेशानी होती तो आप हमें बताते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। अब आगे देखिए हमारा सवाल, क्वेश्चन है अपने ऐसे हैं। अगला सवाल ऐसे हैं, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, बयालीस सेमी व्यास है
और इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट कराने का ज्ञात कीजिए। तो निकाल सकते हैं अपन, सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। धातु का अर्धगोला है, ठीक है, तो अर्धगोले का, अब मैंने कई बार बताया आपको पेंट कराने, तो पेंट कहां करेंगे हम? ऊपरी भाग पर, यानी इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा वो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में से लगेगा। लेकिन इसने एक शब्द बोला है, उसको याद रखिए आप, धातु का अर्धगोला है, ठोस है, तो ठोस है इसका मतलब यह सतह भी बंद है। ऐसे है वो सतह, ठीक है। अब इसकी कहां पेंट कर सकते हो आप, दिमाग लगाइए। अगर गेंद फूट जाती है तो गेंद ऐसी निकलती है, तो इसकी पूरी इधर वाले पार्ट पर होगा, इस ऊपर वाले होगा, यानी कि क्या हो गया, धातु के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो ये लीजिए, धातु के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है बताओ, देखिए जानते हैं क्या? संपूर्ण पृष्ठ धातु के अर्धगोले का क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। मान रखना है आपके कॉलम में 3 इंटू 22/7 इंटू आर। इसकी व्यास दे रखा है 42, तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 21 इंटू 21, 7×21, ठीक है। 21×63 और 22×66, तो 66 इंटू 63, तो 36×18, 36×18 और 1×19, 6×6=36, 6×6=36 और 3×39, 4158 सेमी स्क्वायर, ये आ गया। यह आपका क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पेंट करवाने का खर्च याद करा, 20 पैसे 1 वर्ग सेमी के लेता है, तो आपको इसको गुणा किससे कर दीजिए? 20 से। ये लो 20 से गुणा कर दिया, और बटे में कितना लगा दिया? 100 रुपये में बदलने पर, अब रुपये हो गया, 0 से 0 2 5 10, ये मान लीजिए 0 से 0, अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 2 से गुणा कर दो, फिर यहाँ पॉइंट लग गया, 2 से गुणा कर दो, 8 2 16, 5 2 से 11, 2 1 2 1 3 और 4 2 8, 831.6 रुपये लगेंगे इसके। ये लो आपका क्वेश्चन हल हो गया। कहने का मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, समझ लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट कराने का खर्च याद कीजिए। मैंने फिर बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं।
फिर कह रहा हूं कि पेंट कराने की जब बात आती है तो इसके क्या होगा, पेंट होगा या तो वक्र पृष्ठ पे या संपूर्ण पृष्ठ पे। वो कंडीशन देखी जाएगी कि यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, कि संपूर्ण पृष्ठ का लगेगा या वक्र पृष्ठ का। अब मैंने संपूर्ण पृष्ठ का क्यों लगाया, क्योंकि धातु का जो अर्धगोला है वो ठोस है, तो ठोस है तो इसके ऊपरी भाग पर भी पेंट होगा, ठीक है, और इसके वक्र पृष्ठ पर भी क्या होगा, पेंट। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जानते हैं हम, 3πr², ठीक है। अब इसमें केवल मैंने मान फिट किया है और फिर क्या किया है, हल। तो फिर 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से ये करवाना है, तो मैंने 20/100 कर दिया, तो ये मान लीजिए 20/100 करते ही ये रुपए में बदल गए। अब इससे इसको गुणा किया तो 831.6 रुपए आ गए, यानी इसका खर्चा 831.6 रुपए आएगा, ठीक है। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, न कोई डिफिकल्टी का ऐसा इस तरह क्वेश्चन बड़े आसान से इजी हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आप अपने, इनको दोबारा रिपीट भी करें, निकालें भी, और बहुत ज्यादा पढ़ें। देखिए ये प्रतियोगिता का दौर है, इसमें ऐसे मन ना समझे आपके मैं आराम कर लूंगा और जीत जाऊंगा, कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। आप जब बोर्ड के एग्जाम देंगे तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट आपके साथ बैठेंगे, लगभग 12 लाख। जैसे गत परीक्षा में 12 लाख स्टूडेंट थे, हर साल बढ़ ही रहे, कम नहीं हो रहे। ये मान लीजिए आप 50-60 हजार बढ़ ही जाएंगे। दूसरा, आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए, इसलिए भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगले साल आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। तो सिलेबस चेंज होगा तो जाहिर सी बात है आपने जो अब की बार पढ़ा है वो अगली बार काम में आने वाला नहीं है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं आएगा, प्रत्यक्ष रूप से तो शिक्षा हमेशा काम में आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमारा मन है वो ऐसे हो जाता है कि आलस्य प्रवृत्ति का हो जाता है, तो उस आलस्य को त्यागिए। अब तो मौसम भी आपके अनुकूल होने वाला है, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जितना हो सके उतना आप मेहनत करें। और देखिए कभी भी कोई शिक्षक आपको कभी भी परिपूर्ण नहीं बना सकता, आप स्वयं ही परिपूर्ण हो सकते हैं। और आप मैच्योर हैं, आपको कोई कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए हमारे, इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करें। यदि आप इनको जब तक दोबारा नहीं देखेंगे, प्रश्न वाली आप पीछे वाली भूलती जाएंगे, आगे से आगे सीखते जाएंगे। यही हमारा विद्या का वरदान होता है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एक शंकु, एक अर्धगोले, एक बेलन की आधार व ऊंचाई पर बने उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। एक शंकु, एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। बड़ा ठीक क्वेश्चन है। एक शंकु, एक शंकु, ये लीजिए, ये शंकु। फिर है एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक बेलन। एक बेलन, एक ही आधार एक ही ऊंचाई बने, उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आधार एक ही आधार पर बने हैं, इसका मतलब यह है तीनों की आर क्या है, समान, ठीक है। फिर दूसरा लफ्ज और बोला इसने, तीनों की ऊंचाई भी समान है। ये एच और ये एच समान है। अब एक चीज और निकल के आती है, देखो क्वेश्चन समझो। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि गोले में एच नहीं होती है, लेकिन आर तो होती है कि अब ये आर और ये आर दोनों क्या है, समान। अब मैं इन दूसरे शब्दों में इनको ऐसे बोल सकता हूं, मैं इन तीनों आकृतियों की ऊंचाई और त्रिज्या समान है। इन तीनों आकृतियों की ऊंचाई व त्रिज्या क्या है, समान। यहां से मुझे पता लगा है कि इससे ऐसे पता लग रहा है कि आर बराबर क्या है, एच। आर बराबर क्या है, एच, ठीक है। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा है हमसे। क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात। ये लीजिए
शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात इसका होता है 2/3 पाई आर की क्यूब अनुपात इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात बड़ा क्वेश्चन साधारण सिंपल से क्वेश्चन है। अब पाई यहां पर भी है यहां पर भी है यहां पर भी है काट दो ठीक है। अब देखो अठे आर स्क्वायर यहां पर भी है यहां कट गया तो आर बच गया आर स्क्वायर। अब यहां क्या बच रहा है एच बच रहा है यहां आर बच रही है यहां एच बच रहा है। अब आर बराबर क्या है एच आर एच बराबर है तो ये कट गया। अब क्या बच रहा है यहाँ बिल्कुल सिंपल सा साधारण सी बात है। क्या बच रहा है यहाँ 1/3 बच रहा है अनुपात यहाँ 2/3 बच रहा है और यहाँ बच रहा है 1 अनुपात। आपने कभी भिन्न में नहीं देखा होगा। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था याद हो तो कि अनुपात का जब हर हटाना हो तो वो एक ही सी बात होती है जैसे हम लैसे लेते हैं वैसे ही हटता है। तो इन सब का लैसे कितना आ रहा है 3 से पूरे को क्या कर दें गुणा। इसको भी 3 से गुणा कर दिया इसको भी 3 से गुणा कर दिया और इसको भी से किससे गुणा कर दिया 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर ठीक है। 3 से गुणा के ये कट गया इससे ये कट गया क्या आया 1/2/3 यानी इनके आयतनों का अनुपात रहेगा वो 1/2/3 रहेगा। कब जब एक बेलन एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या हो समान तो इनके आयतन का अनुपात रहेगा 1/2/3। समझ गए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे यहां से मुझे पता लग गया कि आर और एच क्या है समान तो इनकी भी आर एच समान और इसकी भी आर और एच क्या है समान। साधारण सा क्वेश्चन है हल कर लिया मैंने यहाँ। अब देखिए आगे भी देखिए आप आगे हम क्या देखेंगे कि अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे बिल्कुल इजी वे क्वेश्चन है ये साधारण से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ऐसे है एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। ठोस है भाई पिंड कैसा है ठोस। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। ये तो लीजिए शंकु और यदि बेलन का व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बायां भाग बेलनाकार ये लो हो गया। फिर क्या कह रहा है यदि दाएं भाग शंकुनुमा यदि बेलन का व्यास 14 सेमी इस बेलन का व्यास यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर और लंबाई 40 सेमी ये यहां से लेकर यहां तक 40 सेमी है। शंकु का व्यास वही 14 सेमी यही 14 सेमी है और ये ऊंचाइयां h ये h यहां 12 सेमी। चौदह सेमी ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब क्या है इसने हमने बायां दायां देके क्या किया कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि कैसे भी हम भ्रमित हो जाएं हमारा पथ जो हम छोड़ दें। अब सीधी सी बात यह है देखिए यहाँ ये बेलन है और ये क्या है शंकु दोनों का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको
व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, शंकु में भी व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां क्या होगा कि बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। प्लस शंकु का आयतन, किसका आयतन? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए पाई और आर दोनों की समान है यहाँ, पाई और आर, इसकी आर हो जाएगी 7 और इसकी भी आर हो जाएगी 7, तो कॉमन ले लेते हैं अपन। तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा है यहाँ? एच, फर्स्ट नाम दे दो इसको सेकेंड, एच प्लस 1/3 H2। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7। अब इसकी एच कितनी है? 40 प्लस 1/3 इंटू इसकी एच कितनी है? 12, इसकी ये रही 7 से 7, 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154। यहाँ काटोगे तो 4, 22 से 4 कितने हो गए? 44। 154 को 44 से क्या कर दो? गुणा, तो 154 गुणा 44, 4 चौक 16 और 15 चौक 60 और 1 61, 4 चौक 16 और 15 चौक 60 और 1 61, 6 7 7 6776 सेमी क्यूब, यह आ जाएगा इस ठोस का आयतन। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठोस का आयतन बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इसमें बेलन और शंकु दोनों जुड़ रहे हैं। मैंने सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच फर्स्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेकेंड। क्यों? क्योंकि इनके एच अलग अलग है, तो मैंने इनको फर्स्ट सेकेंड के नाम से नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई और आर मैंने कॉमन ले ली, एच फर्स्ट और एच सेकेंड आ गए। ठीक है, ये देखिए एच फर्स्ट और एच सेकेंड, 1/3 इसमें भी है, लगा दी। ये 40 है, ये कितनी है? 12 है, कट गया 4 बच गया, 40 और 4 44 हो गया। 7 से क्या कट गया? 7, 22 को 7 से गुणा किया तो 154, 154 को 44 से गुणा किया तो 6776 सेमी क्यूब। इस ठोस का क्या आ गया? आयतन। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं, बड़े सरल रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह आती है कि हम उसको सही समझ ही नहीं पाते हैं। और गुरुजी जब हमें समझाते हैं या गुरुजी ये दिखाते हैं हमें क्वेश्चन, या हम जाकर घर आकर उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें तो लगता है अरे यार ये तो बड़ा ही आसान था। अब ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण ये रहता है कि हमारी अभ्यास की निरंतरता नहीं रहती है, अभ्यास हमारा कम रहता है। यदि हम अभ्यास करें और तत्पर रहें तो हमें कोई भी 100% मार्क लाने से नहीं रोक सकता। इसके मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, कैसे आप 100 नंबर ला सकते हैं। उसके लिए मैंने ये कहा था आप नियमित अध्ययन करें, रोज डेली प्रतिदिन, एक ही बात है सारे, सूत्र लिखें, सूत्र जरूर लिखें, सवाल हल करें, और मन में कभी भी ये न लाएं कि मुझे सारी किताब आने लग गई। हाँ, विश्वास जरूर रखें कि मुझे आता है, लेकिन मुझे ही आता है ये नहीं, मुझे आता है ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा। और सीखने की अपने आप में हमेशा जिज्ञासा या भूख रखें तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नौ सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 10 होने जा रहा है। ठीक है, देखिए
विविध प्रश्नवाली चल रही है अपनी। विविध प्रश्नवाली का मतलब यह होता है कि हमने पूरी प्रश्नवाली पढ़ ली, अब इसका मात्र रिवीजन कर रहे हैं, हम दोबारा देख रहे हैं, रिवीजन। ठीक है। नौ सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक गोला है, धातु का गोला, ये लीजिए धातु का गोला, ये ठोस है। ये धातु का गोला ठोस है। इसे पिघलाता है और पिघलाकर क्या बनाता है? शंकु बनाता है। अब शंकुओं की हमें संख्या निकालनी है। उससे पहले हम देखते हैं धातु के गोले की जो त्रिज्या है 3 सेमी, इसकी आर नहीं, इसकी ज्यादा है 9 सेमी। इसकी है आर तो है 3 सेमी और एच दे रखी है 6 सेमी। अब इनकी संख्या पूछिए। क्या पूछ रहा है? इनकी संख्या। बताया था मैंने, याद हो तो आपको, उस समय भी कहा था, याद हो, कि एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहा है, यानी इनकी एन पूछ रहा है हमसे, इनकी संख्या। संख्या ज्ञात करनी है, शंकुओं की संख्या निकालनी। किताबें आपके पास, सबके पास होगी। क्वेश्चनों को पढ़ें, हल करें, रिपीट करें। मैंने जो क्वेश्चन बताए उनको समझे, दोबारा रफ कॉपी में जरूर हल करें। स्क्रीनशॉट ही न लें, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए वही बात हो गई वो तो, कि माला में फिरूं जब आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा। ये तो मैं खा रहा हूँ तो मेरा पेट ही भरेगा, आपका पेट नहीं भरने वाला। एक बात बताइए, मैं ये कह दूं खाना देखने से पेट भर जाता है क्या? मैं तो आपको यूट्यूब पे दिखा दूं बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन, लेकिन पेट कब भरेगा? जब आप उनको बनाओगे खाने को, फिर आप खाओगे तो ही आपका पेट भरने वाला है। वैसे ही मेरे निकालने से आपके क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। जब आप इन क्वेश्चनों को निकालेंगे, रिपीट करेंगे तो ही निकलेंगे, वरना नहीं होने वाले। तो इनको आप रिपीट करें, इनको हल करें, तब जाकर आपके 100% नंबर आने वाले हैं। प्रत्येक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मेरे बोर्ड की मेरिट प्राप्त करूं, पहली रैंक मेरी होनी चाहिए। प्रत्येक की ख्वाहिश तो सबकी होती है, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो और चाहे कमजोर हो। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ न तो कोई इंटेलिजेंट होता है न कोई कमजोर होता है, सभी समान रहते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपने मेहनत कितनी की, आपका ध्यान कहाँ है। यदि एकाग्र आप हैं, एकाग्रचित हैं, तो आपको कोई भी पहली रैंक लाने से नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपने आप ही अपने मन को पहले कह देते हैं। जब वो कक्षा में एंटर होते हैं या कक्षा में बैठते हैं या जिस दिन हमारा एडमिशन होता है, तो उसी दिन हम टारगेट निश्चित कर लेंगे, भाई मान तो पास ही होना चाहिए, या मान तो 60 बनानी चाहिए, या मान 40 बनानी है, या मेरे को 90 बनानी है। जो भी है वो अपने टारगेट अपने दिमाग पर निश्चित कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग भी फिर उतना ही कार्य करता है। तो इसलिए कभी भी अपना टारगेट निश्चित करें तो क्या करें? बड़े से बड़ा करें। ठीक है। अब इधर देखिए, इन शंकुओं की हमसे संख्या पूछिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार मैंने किए हैं। मैंने ये कहा है कि इधर क्या लिखोगे? गोले का आयतन। और ये भी कहा था, याद होता है, कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाता है तो आयतन का सूत्र ही काम में आता है। तो यह गोले का आयतन बराबर क्या रहेगा? शंकुओं का आयतन। जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाता है तो हमेशा आयतन के सूत्र ही काम में आते हैं, कोई दूसरा सूत्र कभी भी काम में नहीं आता। ध्यान रखने वाली बात है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की क्यूब।
अब इधर देखिए शंकु का आयतन, शंकु की जगह ऐसे लिख दिए शंकुओं का आयतन, ये शंकु का आयतन इंटू एन लगा दो, उनकी संख्या को एक शंकु के आयतन से क्या कर दें, गुणा। अब शंकु के आयतन का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन। ठीक है, अब पाई से क्या कट गया रे, पाई, बटे में 3 है, इससे 3 कट गया। ठीक है, दोनों के बटे में तो काट सकते हैं। अब मान भर दीजिए, तो 4 गुणा इसकी आर कितनी है भाई, 9 गुणा 9 गुणा 9। अब इसमें आर कितनी है, 3 गुणा 3 इंटू 6 इंटू एन, शंकुओं की संख्या। अब शंकुओं की संख्या आ जाएगी जब इस एक शंकु के आयतन का भाग इस पूरे गोले में, तो देर वही मैं कर रहा हूं यहाँ, 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, पक्षांतरण कर रहा हूं मैं, यहां से यहां ला रहा हूं इसको, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये इधर गुणा में था, ये संख्या गुणा में संबंध रखती है चर से, तो इधर आते किसमें हो जाएगी, भाग में। तो 3 गुणा 6। ठीक है, 3 3 9 से 9, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54। यानी इनकी संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। यानी ऐसे शंकु कितने बन सकते हैं, इस गोले से 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी डिफिकल्टी का, इस तरह बड़ा आसान सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, इसको केवल आपको क्या करना है, हल करना है, इनको देखना है, इनको हल करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं रेस में खड़ा होने से पहले ही हार जाता हूं, तभी एक लाइन में कुछ बोल के सुनाता हूं मैं आपको। गिरते हैं से सवार मैदान जंग में वो निरे क्या गिरेंगे जो पैदल ही चलते हैं। मतलब समझे, गिरते हैं से सवार मैदान जंग में वो निरे क्या गिरेंगे जो पैदल ही चलते हैं। कहने का मतलब इतना है कि युद्ध में नीचे कौन गिरता है, जो घोड़े की सवारी करता है, वो क्या गिरेगा, जो पैदल ही चलता है। कहने का मतलब इतना है। इसका आशय क्या है इन पंक्तियों का, आशय यह है जो कार्य करता है वो हारता है, या परीक्षा में जो बैठता है वो फेल होता है, जो टारगेट निश्चित करता है वो टारगेट को पाता या नहीं पाता उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप टारगेट निश्चित करें, फेल पास होने की कोई भी पहले अपने दिमाग में यह न सोचेंगे मैं फेल होऊंगा या मैं इसे प्राप्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। फिर गीता के उपदेश को इसमें जोड़ो, टारगेट निश्चित कर दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। फिर केवल इतना ध्यान रखो, क्या आप जो हमारा जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका, कि ये ध्यान रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते कदाचित न मा फलेषु, हे वत्स तू कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये किसने कहा, श्री कृष्ण ने कहा। किसको, अर्जुन को। ये है अर्जुन, तू केवल कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। वो इस पे लागू होता है कि आप केवल कर्म कीजिए, फल की इच्छा। पर अब उल्टा सिस्टम हो गया, ईश्वर के सामने पहले परीक्षा देने जाएंगे तो हो भगवान मन पास करा दीजिए, पूरी साल तो मजा ले तो डुल्लो। अब ईश्वर ने जार खेरे हो कि पास करा दीजिए, नहीं, अब नहीं होने वाला। आपने कर्म नहीं किया है तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी तो ये कहते हैं कि हमेशा ईश्वर के इनका साथ देता है, जो मेहनती होते हैं उनका ईश्वर साथ देता है हमेशा। कायरों की कभी भी ईश्वर भी मदद नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसलिए कायर ना बने, क्या बने, मेहनती। बुजदिल ना बने, क्या बने, मेहनती बने। ठीक है, आगे देखिए अपने क्वेश्चन। अब एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर और 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन हमें आने भी चाहिए, और हमारे घर के टैंक की जो पानी की धारिता है या क्षमता है वो भी हमें मापनी आनी चाहिए। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या हो गई, गांव की जनसंख्या है 4000,
ठीक है। और वहां का प्रत्येक व्यक्ति पानी की खपत है वो कितनी है? 150 लीटर। ठीक है। तो कुल खपत कितनी हो गई? कुल खपत हो गई 4000 इंटू 150, 0 0 0 0 और 15 चौक 60, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 6 लाख लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए हमें। एक दिन की पानी की खपत हो गई। पानी की कुल खपत हो गई है। यानी कि इस गांव के लोग 6 लाख लीटर पानी खत्म कर देते हैं या उपयोग ले लेते हैं। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अब इनके बनी हुई है एक टंकी, भाई साहब, टंकी बनी हुई है। टंकी की माप है 20 मीटर, 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। अब मैंने ये कहा था आपको गुणा में से दे देते, इसका मतलब ये निश्चित घनाभ है। घनाभ में मैंने ये कहा था ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये क्या है? ऊंचाई। तो अपन निकालते हैं टंकी की धारिता या टंकी का आयतन। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये लो जी 20 इंटू 15 इंटू 6, 15 6 की 90, 90 को गुणा कर दिया तो 9 2 18, 1800 मीटर क्यूब आ गई। अब एक लाइन जो मैं कुछ इकाइयां लिखाता हूं आपको याद होनी चाहिए। यहां पर लीटर के जब क्वेश्चन आते हैं उनको कन्वर्ट करने का मैं तरीका बता देता हूं। ऐसे होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर। और ये लिख सकता हूं 1 इकाई सेमी की भी याद रख लो, 1000 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। यदि 1 मीटर क्यूब आ जाए किसी का वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो इसका मतलब यह है कि उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। या कोई भी द्रव जो भरा जाता है, जैसे दूध मान लीजिए, तेल मान लीजिए, तो वो कितनी धारिता हो सकती है उसकी? 1000 लीटर। ठीक है। तो इस 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि 1800 मीटर क्यूब का आज से यह है 1000 लीटर हो गया। यानी 1000 से इसको गुणा कर देते हैं। ये तो मीटर क्यूब लग रहा है, तो इसको 1000 से क्या करते हैं? गुणा। लीटर में बदलने पर ये मान लीजिए, लीटर में बदलने पर तो क्या हो जाएगा? 1800 इंटू 1000। ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, इक्का 1 2 3 4 5 और ये 18। ये इस टंकी की क्या है? धारिता। कहने का मतलब इतना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 18 लाख लीटर इसकी क्या हो गई? धारिता हो गई। और गांव वाले कितना पी जाते हैं भाई? 6 लाख लीटर। कितने दिन पानी चलेगा? 3 दिन। भाई दिनों की काउंटिंग हमारे पास आ चुकी। कैसे क्या करेंगे? इसका क्या दे देंगे? भाग। तो भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3 दिन। ठीक है। तो टंकी के पानी का समय यानी कितने दिन? खपत का समय, खपत का समय तो 18 लाख बटे में 6 लाख। हाँ, तीन दिन चलेगा सर पानी।
3 दिन क्या चलेगा, पानी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है तो इनमें याद रखने वाली बात है कि आपको धारिता का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करना है। आज हमारे क्वेश्चन भी 10 हो चुके हैं, इनको दोबारा निकालना है। अच्छी प्रश्न वाली है, आगे क्वेश्चनों को भी आपको इनको निकालना है। और मन में 1% भी नेगेटिविटी धारणा नहीं रखनी है कि अब मेरी परीक्षा नहीं होगी। देखो, जीवन में परीक्षा बोर्ड की परीक्षा नहीं होती, आपको बड़ा लंबा जीवन जीना है। हर रोज व्यक्ति परीक्षाएं देता है। यह तो ज्ञान, हर ज्ञान अनंत होता है। हमेशा ज्ञान की हमें भूख होनी चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चनों को रोज हल करें। 9th के सूत्रों को लिखें, 10th के सूत्रों को लिखें, अपनी एक जो इंग्लिश की ग्रामर उसको तैयार करें, इंग्लिश के पाठों को पढ़ें, हिंदी की जो ग्रामर है उसको तैयार करें, संस्कृत के लकार वगैरह जो भी ग्रामर है उसको याद करें, सामाजिक के पाठों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें और नक्शे बनाएं। पाठों को पढ़ें, रीडिंग मारें, उनकी हिंदी के पाठ भी रीडिंग मारें। समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। इस प्रकार से उस समय का उपयोग कीजिए जैसे हम विद्यालय हर रोज जाते हैं। विद्यालय का समय हमारा 9 से होता था, 9 से कितना 1, तो हमेशा तैयार होकर उसी तरह बैठिए जैसे 9 से 1 बजे तक मुझे घर पे पढ़ना है। बाकी जैसे गृह कार्य करते थे तो वैसे कीजिए, स्वावलंबी बनिए। और देखिए, स्व अध्याय का तो मजा ही अलग होता है। यदि जो बच्चा स्व अध्याय करता है, रोज नियमित पढ़ता है, तो ये मान लीजिए वो स्व प्रेरित बच्चा है। स्व प्रेरित जो होता है वो जीवन में हमेशा सफल होता है। देखो, एक तो होती है स्व प्रेरणा और एक होती है पर प्रेरणा। स्व प्रेरणा का मतलब होता है आंतरिक रूप से स्वयं प्रेरित। जैसे हमें भूख लगती, भूख लगते ही हम दौड़ते हैं, तो वो हो गए स्वाभाविक प्रेरणा है वो। वैसे ज्ञान की भी हमें भूख लगे और हम रोज पढ़ें, तो ये मान लीजिए आपको इस जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक दे सफलता पाने से। तो आज की क्लास हमारी बच्चों इतनी ही। जय हिंद, जय सिद्धार्थ। और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, और मैं ये आशा करता हूं कि आप नियमित पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे। जय हिंद।